स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान। इसमें हम राजस्थान की संस्कृति और कला में हमारे आज के मेन पॉइंट की तरफ नज़र डाल देते हैं फटाफट। तो आज हम जानेंगे राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थानी संस्कृति है इसके बारे में। अगला पॉइंट हम नज़र देंगे राजस्थान के लोक नृत्य पर, राजस्थान के लोक नृत्य है इस पर नज़र देंगे। इसके बाद हम राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, कौन से मोस्ट हैं, ये सब मेले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और कला और संस्कृति में हम राजस्थान की क्षेत्रीय जो भाषा हैं, जैसे मेवाती, ढूंढाड़, मेवाड़ी, मारवाड़ी, वज्र और हाड़ौती, इन सभी पर हम चर्चाएं करेंगे इसे आगे। और हम नए पॉइंट पर चर्चा करेंगे जिसमें राजस्थान की चित्रकला है उस पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान की चित्रकला। इससे अगला हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख किले हैं और इनके कौन कौन सी स्मारक हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। अगला हमारा अध्याय होगा राजस्थान की हस्तशिल्प, राजस्थान की हस्तशिल्प, ये इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आपसे हम बात करेंगे राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार कौन हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ हैं और इसके बाद हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के लोक नाट्य। इसके बाद हमारा होगा टॉपिक राजस्थान के लोकगीत कौन कौन से हैं, घूमर हैं, इन सभी के बारे में। और फिर राजस्थान के पर्व हैं और पर्व के बाद लोक संगीत पर चर्चाएं करेंगे। इसके बाद हम राजस्थान की जो दर्शनीय स्थल हैं इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके बाद हम राजस्थान के दार्शनिक स्थल हैं इस पर चर्चा करेंगे। और प्रमुख महिला व्यक्तित्व का क्या कार्य है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर राजस्थान का प्रमुख व्यक्तित्व, इसके अगला टॉपिक हमारा होगा राजस्थान लोक देवता। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा राजस्थान संत संप्रदाय के संबंध में। और हमारा अगला टॉपिक होगा राजस्थान की कुलदेवी के बारे में। अगला टॉपिक नेक्स्ट पर हम नज़र डालेंगे राजस्थान में जनजातियों पर। और फिर हम राजस्थान के रीति रिवाज कौन कौन से इनके बारे में जानेंगे। और फिर आधुनिक साहित्य संग्रहालय हैं इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर राजस्थान की जो परंपरा है इनके बारे में भी जानेंगे। और फिर कला और संस्कृति, इसमें हम राजस्थान के दुर्ग हैं इस पर चर्चा करेंगे। फिर राजस्थान की सत्रियों पर भी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टॉपिक होगा राजस्थान के महल और हवेलियाँ। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा वाद्य यंत्र। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अंतिम टॉपिक आभूषण है। इन सभी पर हम चर्चाएं आज इस वीडियो में करने वाले हैं, यानी राजस्थान कला और संस्कृति, जिसमें राजस्थान के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले। तो चलिए दोस्तों, हम नज़र डालते हैं सबसे पहले राजस्थान की संस्कृति पर। क्या है राजस्थान की संस्कृति? तो आज का टॉपिक है राजस्थान संस्कृति, परंपरा और विरासत, यानी फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान संस्कृति, परंपरा और विरासत के बारे में। तो चलिए इसमें हम नज़र डाल देते हैं। संस्कृति दृष्टि से राजस्थान में 7 प्रमुख भागों में बांटी गई है, यानी संस्कृति दृष्टि से राजस्थान को 7 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मारवाड़, दूसरा मेवाड़, तीसरा शेखावटी, चौथा ढूंढाड़, पांचवा हाड़ौती, छठा मित्रों वज्र है और सातवां दोस्तों मेवाती। इन पर हम नजर डालेंगे। चलिए बात करते हैं मारवाड़। मारवाड़ के संबंध में यहाँ पर देखिए, राजस्थान में के पश्चिम में स्थित प्राचीन रियासत क्षेत्र जिसका सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र है? इसमें जोधपुर है, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर आदि जिले आते हैं। यानी कि मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं पूछ लिया जाए तो इसमें जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर और बाड़मेर जिला आता है। ये पूरा क्षेत्र थार के मरुस्थल का हिस्सा है, यानी ये पूरा हिस्सा है जो थार के मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है। इस क्षेत्र में भाषा कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और इस क्षेत्र में देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, घूमर, घुड़लो, ढोल, लूर, डांडिया और गैर नृत्य किया जाता है। बात करते हैं मेवाड़ क्षेत्र पर। राजस्थान की दक्षिण पूर्व में स्थित प्राचीन मेवाड़ रियासत, जिसमें देखिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र जिसमें लोग वीर स्वाभिमानी या स्वतंत्र प्रिय है। और इस क्षेत्र में देखो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी भाषा। इसमें लगभग 1400 वर्षों तक गोविल वंश का शासन रहा था। यानी इस क्षेत्र में किसका शासन रहा था? मेवाड़ में 1400 वर्ष तक गोहिल वंश का शासक रहा था। बात करते हैं ढूंढाड़। दोस्तों, ढूंढाड़ में हम आज बात करने वाले हैं
ढूंढाड़ में राजस्थान के मध्य पूर्व क्षेत्र यानी प्राचीन आमेर रियासत को ढूंढाड़ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत देखिए जयपुर, दौसा, टोंक जिला आता है। इसमें उरुक मैदान, रेत के टीले पाए जाते हैं। यहाँ पर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है और यहाँ पर देखिए गणगौर एवं बड़ी तीज के त्यौहार बड़ी धूमधाम से दोस्तों मनाया जाता है। बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती दोस्तों, हाड़ौती में हाड़ा चौहान द्वारा शासित क्षेत्र में हाड़ौती कहते हैं। यानी हाड़ा चौहान द्वारा शासित क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं, हाड़ौती कहते हैं। इसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र आता है। इसमें देखिए मुख्यतः पठारी है, ये क्षेत्र पूरा पठारी है। इसमें सरोवर, नदियाँ और हरे भरे उपजाऊ मैदान भी पाए जाते हैं। मुख्यतः इसमें काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में नहान प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नहान एक प्रसिद्ध लोक नाट्य क्षेत्र का है। बात करते हैं शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र कस्बा राजकुमार शेखा के वंशों का इस पर शासक रहा था, इसलिए इसे शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, देखिए सुरू, सीकर, झुंझुनू जिला आता है। इसमें संपूर्ण भाग में रेत के दोहरे मैदान स्थित है। रेत के दोहरे और मैदान इसमें स्थित है। इस क्षेत्र में कई नदियां किनारे जिसमें प्राचीन काल की सभ्यता विद्यमान है। इसमें खेतड़ी क्षेत्र तांबे के लिए जाना जाता है। इसमें खेतड़ी क्षेत्र है वो तांबे के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में देखिए हवेलियाँ, भित्ति चित्र, गीदड़ नृत्य अधिक बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि भित्ति चित्र है, हवेलियाँ हैं और गीदड़ नृत्य दोस्तों शेखावटी क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। बात करते हैं वज्र। वज्र क्या है, भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले में सम्मिलित भाग है, उसे सम्मिलित भाग को वज्र कहा जाता है, व्रज कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भाग मथुरा की सौरसी कोस के घिरा हुआ होता है इसे वज्र भाषा बोली जाती है। इस क्षेत्र में वज्र भाषा बोली जाती है। काफ़ी मधुर, लोकप्रिय नौटंकी और रासलीला आदि से लोकनाट्य आयोजित किए जाते हैं। बात करते हैं मेवात में। दोस्तों मेवात में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें अलवर, भरतपुर जिले एवं हिस्सा जिसमें गुड़गांव की तरफ पर स्थित है। इसमें मेवात जाति है दोस्तों बड़ी संख्या में निवास करती हैं। इसमें लोग की वेशभूषा, खान पान आदि विशेषता युक्त पाई जाती है। इस क्षेत्र को मेवात कहते हैं। इस क्षेत्र को दोस्तों मेवात कहा जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के संस्कृति के बाद हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्र के आधार पर लोक नृत्य होते हैं जिसमें क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध लोक नृत्य। हम पहले लोक नृत्य पर चर्चा करेंगे। जो नृत्य हैं, गैर नृत्य। गोल घेरे में इस नृत्य की संरचना होने के कारण इसे घेर या कलाकार में घेर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें ये बताया गया है मित्रों, इसमें ये बताया गया है कि गोल घेरे इस नृत्य की संरचना होने के कारण इस घेरे को क्या कहते हैं, घेर या इसे घेर के नाम से जाना जाता है। गैर नृत्य करने वाले गैरिया कहलाते हैं। गैर नृत्य कौन करता है, गैरिया करता है। होली के दूसरे दिन ये प्रारंभ हो जाता है, 15 दिन तक चलता है। दोस्तों ये होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। इस मेवाड़ यहाँ बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये मेवाड़ व लोग जो बाड़मेर है इस क्षेत्र का लोक नृत्य गैर नृत्य प्रसिद्ध है। जो पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गोल घेरा बनाकर ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्र के साथ हाथों से डंडा लेकर बजाया जाता है। इसमें दोस्तों कि इसमें ये बताया गया है कि ये बाड़मेर में प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यहाँ पर गोल घेरा बनाकर ढोल, बांकिया, थाली इस वाद्य यंत्र को डंडे से बजाया जाता है। इस नृत्य में देखने के लिए ऐसा लगता है कि तलवारों से युद्ध चल रहा है। इस नृत्य को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तलवारों से युद्ध चल रहा है। नृत्य में सारी प्रक्रिया चरसना, तलवार युद्ध और सट्टेबाजी जैसी लगती है। मेवाड़ में देखिए गहरी नृत्य सफ़ेद अंगरंगी और ये लोग जो गैर खेलते हैं गहरी होते हैं वे सफ़ेद अंगरंगी धोती और सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं। और इस प्रकार ये इसकी गैर गैर जो गहरी होते हैं उनकी वेशभूषा किस प्रकार की होती है, तो वेशभूषा यहाँ बताई गई है कि उनकी सफ़ेद अंगरखी, धोती, सिर पर केसरी पगड़ी। और जबकि बाड़मेर के जो गैरई होते हैं वह सफ़ेद ओंगी लंबी फ्राक वाली पहनते हैं और तलवारों के लिए चमड़े पर पट्टा धारण करते हैं। तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। इसमें पुरुषों के साथ मिलकर वर्ताकार रूप से नृत्य अलग अलग प्रकार से मंडन आते हैं। इसमें देखिए दोस्तों मेवाड़ और बाड़मेर के गैर नृत्य मूल चरसना एक ही प्रकार का है। देखिए बाड़मेर और मेवाड़ का चरसना जो गैर देखा जाए तो वो एक ही चरसना का है।
किंतु नृत्य का लय, चाल और जिसमें मंडन का अंतर होता है, और इसमें लय, चाल और मंडन में बहुत अंतर है। गैर के अन्य रूप कौन कौन से हैं? गैर का अन्य रूप है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंगी बागी, जिसे लाखेटा गांव में क्या कहते हैं? इस गैर को आंगी बागी। गैर नृत्य मरु प्रदेश में कहते हैं। तलवारों का गैर नृत्य मेवाड़ मेदार गांव में कहा जाता है। इसमें मुख्यतः भील जाति संस्कृति प्रदर्शित करती है। कणाना बाड़मेर के प्रसिद्ध गैर नृत्य है। कणाना क्या है पूछ लिया जा सकता है, तो इसमें ये बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य क्या कहा जाता है? कणाना कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अग्नि नृत्य। बीकानेर के कतरिया गांव में जसनाती सिंह रात्रि जागरण के समय धड़कते अंगारों के ढेर पर फतेह फतेह और उद्घोष के साथ किया जाता है। इसमें नगाड़े वाद्य यंत्र की धुन पर जसनाती से एक रात्रि में 3 और 4 बार। दोस्तों इसमें ये बताया गया कि वाद्य यंत्र की धुन पर जसनाती जो संप्रदाय के लोग होते हैं वे रात्रि को 3 या 4 बार अंगारों और मोतिया छोड़ना, यानी इसमें अंगारे और मोतिया फोड़ना, हल जोतना, अंगारे के दांत में पकड़ना, अंगारे जो आग के होते हैं वो दांत में पकड़ना, उसमें खेलना, उन्हें फोड़ना, उसमें हल जोतना आदि क्रियाएं करते हैं। इस नृत्य केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। इस नृत्य में कौन भाग लेते हैं? पुरुष ही भाग लेते हैं। धधकती आग के साथ राग फाग का ऐसा अनोखा खेल नृत्य जसनातियों के अलावा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, यानी कि ये जो संप्रदाय है जसना संप्रदाय यही अग्नि नृत्य करता है, इसके अलावा कोई भी अग्नि नृत्य नहीं करता। चलिए बात करते हैं बम नृत्य। भरतपुर अलीगढ़ क्षेत्र में होने के अवसर पर इसे केवल पुरुषों द्वारा बड़े नगारे की बम की ताल पर किया जाता है। दोस्तों इसमें भरतपुर और अलवर के क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा बड़े नगाड़े या बम की ढाल पर इसे किया जाता है। इसमें 2 आदमी बड़े बड़े डंडे की सहायता से बजाते हैं, यानी इसको दो आदमी होते हैं जो बड़े बड़े डंडों की सहायता से बजाते हैं। नर्तक रंग बिरंगे जो फूंदे और जिसमें पंखों की बंधी हुई लकड़ियों में हाथ में हवा से उछालते हुए नाचते हैं। वाद्य यंत्र में नगाड़ों के अलावा देखिए थाली, चिमटा, ढोलक, मजीरा और खड़ताल का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बम नगाड़े में रस्सियों के गाने में इसे बम रसिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बम रसिया या बम नृत्य कहते हैं। इसमें इस नृत्य में नई फसल आने की प्रसन्नता, यानी बम नृत्य क्यों किया जाता है? तो बम नृत्य है जो फसल आने की प्रसन्नता होती है उसके संबंध में किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बम नृत्य के दौरान गिलास के ऊपर थाली में भी रखकर बजाया जाता है। बम नृत्य के दौरान गिलास के ऊपर थाली भी रखकर बजाई जाती है। बात करते हैं लंगूरिया नृत्य। लंगूरिया नृत्य कैला देवी करौली मेले में किया जाने वाला नृत्य लंगूरिया नृत्य कहलाता है। लंगूरिया नृत्य देखिए जो हनुमान जी का लोक स्वरूप है, लोक स्वरूप हनुमान जी का लोक स्वरूप लंगूरिया नृत्य माना जाता है। करौली क्षेत्र में कैला मैया हनुमान जी की मां अंजना का अवतार मानी जाती है, जिसमें नवरात्र के दिनों में करौली क्षेत्र में लंगूरिया नृत्य किया जाता है। स्त्री पुरुष में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और इसके दौरान नफुरी तथा नौबत बजाई जाती है। इसके दौरान लंगूरिया से संबोधित हल्के फुल्के और हास्य व्यंग्य किया जाता है। हल्का फुल्का हास्य व्यंग्य लंगूरी नृत्य में किया जाता है। बात करते हैं ढोल नृत्य पर। ढोल नृत्य दोस्तों जालोर क्षेत्र के चांसाली संप्रदाय शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा ढोल, सरगड़ा, माली आदि जातियों द्वारा बजाए जाने वाला नृत्य है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसको थकान शैली से बजाना शुरू करता है। ज्यों ज्यों थकान समाप्त हो जाती है, नर्तक में अपने मुंह में तलवार लेकर, कोई अपने हाथों से डंडे लेकर, अपनी भुजा में रुमाल लटकाता हुआ और सामान्य लयबंद अंग चलाना नृत्य शुरू करता है और ये अपना नृत्य शुरू करता है। बात करते हैं बिंदेरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य ये झालावाड़ क्षेत्र में होली पर विवाहित गैर नृत्य है जो समान पुरुषों द्वारा किया जाता है। बात करते हैं झूमर नृत्य। झूमर नृत्य दोस्तों झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिला द्वारा मांगलिक अवसर पर डांडियों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य है। बात करते हैं गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावती क्षेत्र का लोकप्रिय एवं बहुत प्रचंड नृत्य माना जाता है। ये नृत्य होली के पूर्व प्रारंभ होकर होली के बाद तक चलता है। होली होती है, होली से पूर्व ये प्रारंभ कर दिया जाता है गीदड़ नृत्य और होली के बाद तक इसे किया जाता है। सर्वप्रथम मंडप के बीच में नगाड़िया पहुंचकर प्रार्थना करता है और उसके बाद में नृत्य आरंभ किया जाता है। पहले तो वहाँ पर जो नगाड़िया होता है, नगाड़चे होता है, वो पहुंचकर पहले प्रार्थना करता है,
फिर इसे आरंभ करता है। इसे पुरुष अपने दोनों हाथों में 2 डंडे लेकर लिया होता है, जिसमें नगाड़े के चोट डालते हुए डंडों पर परस्पर टकराते हुए नृत्य में जुट जाते हैं और हाथ से डंडे लेकर ढोल पर बजाते बजाते इस नृत्य में जुट जाते हैं। इसमें व्यक्ति महिला का वस्त्र धारण करता है और इसमें भाग लेता है। यह गणगौर कहा जाता है, जिन्हें इसमें क्या कहा जाता है, गीदड़ नृत्य को गणगौर भी कहा जाता है। इसमें देखिएगा होली के कोई गीत गा लेते हैं और इसमें होली के गीत भी गाए जाते हैं। इसमें नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वागत करते हैं। इसमें मुख्यतः संधू शिकारी, सेठ सेठानी, डाकनी, डाकिया डाकन और दुल्हन दुल्हन, और इसमें सरदार, पठान, पादरी और जो बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, रमन, राम, कृष्ण और काली आदि इस नृत्य में माने जाते हैं। बात करते हैं मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मारवाड़ का डांडिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। इस मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य है गैर, गिद्ध, डांडिया। तीनों नृत्य ही एक नृत्य वर्ताकार होता है। ये नृत्य के अंतर्गत 20 से 25 पुरुष की एक टोली दोनों हाथों में लंबी चड़ियाँ धारण करते हुए और ये वर्ताकार नृत्य करते हैं, जिसमें 100 के बीच में सेनाई, नगाड़े वाले और गवैये बैठे होते हैं। पुरुष वर्ग में लोक ख्याल विलंब लय से गाते हैं। नर्तक में डांडिया टकराती हुए वर्त के आगे बढ़ते हैं और फिर धमाल गीत अर्थात जिसमें देखिए नृत्य उपयोगी होली गीत गाते हैं। इसमें क्या गाया जाता है, होली गीत भी गाया जाता है और इसमें गीतों में अक्सर बढ़ती भैरू जी का गुणगान करता रहता है, यानी कि ये जो मारवाड़ का डांडिया नृत्य है ये भैरू जी के लिए माना जाता है, भैरू जी के लिए। बात करते हैं खारी नृत्य। खारी नृत्य है दुल्हन की विदाई के अवसर पर मेवात या अलवर में दुल्हन की साखियों द्वारा अपने सिर पर खारियां रखकर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों, खारी नृत्य कहलाता। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जो घेरे के मध्य एकत्रित होकर धमाल या होली के गीत गाते हैं। इस नृत्य में हर पुरुष के पास चंग होती है और इसे स्वयं बजाते हुए वर्ताकार नर्तन करते हैं। बात करते हैं डंप नृत्य, जिसमें बसंत पंचमी या शेखावटी क्षेत्र में डंप व मजीरा बजाते हुए जाने जाने वाला पुरुष नृत्य ये एक डंप नृत्य माना जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य, जिसमें लोक नृत्य के जीवन में मांगलिक अवसरों या उत्सव पर किए जाने वाले नृत्य के बारे में। तो यहाँ पर पहला है गरबा। गरबा नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये नृत्य बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है। यहाँ पर नृत्य स्त्रियों द्वारा 3 भागों में परस्पर किया जाता है। इसमें प्रथम शक्ति की आराधना, अर्शन द्वितीया और राधा कृष्ण की प्रेमी चित्रण और तृतीय में लोक जीवन के सौंदर्य की प्रस्तुति की जाती है। इसमें नवरात्रि के समाप्ति के बाद गरबा समाप्त हो जाता है। इस नृत्य में रास, गबरी, डांडिया आदि के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर के होली के अवसर पर सिदरित मटके में जलते हुए दीपक को रख दिया जाता है और जिसमें गोलाकार पंथ में बालिका द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये मंद चाल और इस पर सिर पर रखे घुड़ले जिसे नाजुकता से संभाला जाता है और ये एक दर्शनीय। बात करते हैं घूमर नृत्य। घूमर नृत्य कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो घूमर नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य का सिरमौर है। राजस्थान के लोक नृत्य इसका सिरमौर माना जाता है। घूमर नृत्य लोक नृत्य की आत्मा कहलाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाले यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों में लचकदार संचालित प्रभावना भी होती है। इसमें राजघराना होने के बावजूद घूमर में नजाकत नफाकत अधिक रहती है। इसमें अन्य प्रभाव की जातियां घूमर में भी आया है और इसमें घूमर में भी भाग। अब बात करते हैं भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के बारे में यह व्यावसायिक लोक नृत्य माना जाता है। भवाई नृत्य राजस्थान में पेशेवर लोक नृत्य है। भवाई नृत्य जिसके चमत्कारी के लिए बहुत लोकप्रिय है। ये नृत्य मुख्यतः नृत्य आदि की शारीरिक क्रियाएं, अद्भुत चमत्कार और लयकारी विधियों से माना जाता है। ये नृत्य जो वादक में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। ये मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति के सिर पर बहुत बड़े घड़े रख कर किया जाने वाला नृत्य है। ये मूलतः पुरुष नृत्य है। इसमें आजकल महिलाएं भी नृत्य करती है। इसमें नृत्य पर पगड़ी या हवा में फैलाने का, कमल का फूल बनाना और सिर पर मटके रखकर तेज
तलवार की धार पर नृत्य करता है, जिसमें कांच के टुकड़े, नृत्य बोतल, गिलास, थाली आदि के पैरों में अंगुलियों को से नृत्य करना आदि विविध रूप माना जाता है। बात करते हैं तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य है, इसमें भी तेरह ताली नृत्य पाली, नागौर, जैसलमेर में जिले में कमार जाति के महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव की आराधना के लिए मतीरे की सहायता से किया जाने वाला एक ये प्रसिद्ध पेशेवर नृत्य माना जाता है, जिसमें 9 मजीरे दाएं पांव पर और 2 कोहिनियों पर, 2 हाथों की कोहिनियों के ऊपर और एक दोनों हाथों में होते हैं और एक 2 हाथ में होते हैं। 9 मजीरे दाएं पांव में होते हैं और 2 हाथों की कोहनियों पर बांधे जाते हैं। बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र में कुचामन, डीडवाड़ा, परबतसर आदि क्षेत्रों में विवाहित अवसरों पर मनोरंजन के रूप में किया जाता है। यह अत्यंत वीर नृत्य माना जाती है। लोकप्रिय वीर नृत्य है। इसमें वाद्यों में ढोल, झांझ, बाकिया, थाली, ये देखिए ये सिरगड़े, कुमार, ढोल और भाभी जातियों द्वारा इस नृत्य किया जाता है। अब राजस्थान के लोक नृत्य के बाद हमारा टॉपिक है राजस्थान के मेले। चलिए राजस्थान के मेला है। मेले के बारे में कहाँ पर कौन सा मेला लगता है, चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी। हमारा आज का पहला मेला है बेनेश्वर धाम मेला डूंगरपुर। ये 100 मई जाखल नदियों के संगम पर मेला भरता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। इस मेले में बागड़ और पुष्कर की आदिवासी मेला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बागड़ का पुष्कर या आदिवासियों का मेला के नाम से भी जाना जाता है। बेनेश्वर धाम मेला है, इसका दूसरा नाम है बागड़ का पुष्कर या इसे आदिवासियों का मेला कहते हैं। प्राचीन शिवलिंग स्थित है, यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग है। संत मावजी के बेनेश्वर धाम की ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से हुई थी। बात करते हैं घोटिया अम्बा मेला। बांसवाड़ा में स्थित है घोटिया अम्बा मेला। ये मेला चित्र अमावस्या को बढ़ता है। ये मेला भीलों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को फटाफट शेयर कर लें। अब बात करते हैं भूरिया बाबा गौतमेश्वर मेला जो अनंतपुर प्रतापगढ़ में है। ये मेला वैशाखी पूर्णिमा को बढ़ता है। वैशाखी पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। ये मेला है दोस्तों मीणा जनजाति का कुंभ कहते हैं। बात करते हैं सौत माता का मेला जो सौत का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मेला महाद कृष्ण चतुर्थी को भरता है। ये महाद कृष्ण चतुर्थी को भरता है। ये मेला कंजर जनजाति का कुंभ माना जाता है। बात करते हैं गौर का मेला छिरोई। ये मेला वैशाखी पूर्णिमा को भरता है। ये मेला गारसिया जनजातियों का कुंभ कहते हैं। बात करते हैं सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में है। इसमें ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। ये मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं। शहरी जनजाति का कुंभ किस मेले को कहते हैं, सीताबाड़ी का मेला। हाड़ौती असल का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बात करते हैं पुष्कर का मेला अजमेर में। इस मेले में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। मेरवाड़ का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला। राजस्थान मेले में 2 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। इसमें गिर नस्ल का व्यापार किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला भी दोस्तों माना जाता है। मित्रों ये मेले में तीर्थों का मामा के नाम से पुष्कर मेला है जो अजमेर में लगता है। जिस तीर्थों के मामा के नाम से ये प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। बात करते हैं कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला इस मेले में ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये आकर्षण में कोयला न झील का दीपदान है और इसमें कपिल के मुख्य दार्शनिक का प्रेरणा है और जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये कहलाता है। बात करते हैं सावड़ा। साहवा मेला शुरू में होता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ये सिख धर्म है उसका सबसे बड़ा मेला है। बात करते हैं चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ा में। इस मेला में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। चंद्रभागा नदी पर बने शिवलिंग के पूजन भी होती है। इसमें झालरापाटन में जो घटी का शहर भी कहा जाता है। बात करते हैं राजस्थान के मेले के साथ साथ 2 पशु मेले भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें मुख्य मालवी नस्ल का व्यापार भी किया जाता है। बात करते हैं राजस्थान के पशु मेले। राजस्थान के पशु मेले हैं। इस पशु मेले में आज हम बात करते हैं श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। ये मेला आयोजित चैत्र मास के शुद्ध पक्ष में किया जाता है। चैत्र मास के शुद्ध पक्ष में इसकी शुरुआत की जाती है और नागौरी नस्ल से संबंधित है। जो नागौरी नस्ल है उसके संबंध में ये मेला लगता है। बात करते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। ये सावन पूर्णिमा के भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। सावन पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर चलता है।
इसके बाद इस मेले में राज्य सरकार की सर्वाधिक आय होती है। राज्य सरकार की सर्वाधिक आय किस मेले से होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो ये है श्री वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। आगे है मित्रों, हम बात करते हैं रामदेव पशु मेला जो मेल मानसर नागौर में है। ये मेला आयोजित जो मार्गशीर्ष माह में होता है। इस नागौर के किस्म बैलों की सर्वाधिक बिक्री होती है। बात करते हैं गौतमी सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में। इसका आयोजित वैशाख माह में होता है। इसमें मालवी नस्ल है दोस्तों, मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पशु मेला हाड़ौती असल का सबसे पुराना, सबसे बड़ा हाड़ौती अचल का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। बात करते हैं चंद्रभागा पशु मेला जो झालरा पाटन में है। ये कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। मालवी नस्ल से संबंधित बात करते हैं पुष्कर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। ये मेला आयोजित पुष्कर के अजमेर में पुष्कर में आयोजित किया जाता है। ये गिर नस्ल से संबंधित है। बात करते हैं गोगामेड़ी पशु मेला नोहड़ हनुमानगढ़ में है। ये मेला आयोजित भाद्रपद माह में होता है। भाद्रपद माह में ये मेला शुरू होता है। ये नस्ल से संबंधित है। ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। जो शिवरात्रि पशु मेला जो करौली में फाल्गुन मास में आयोजित किया जाता है, हरियाणवी नस्ल से संबंधित माना जाता है। बात करते हैं जसनाती संप्रदाय का पशु मेला, यह आश्विन मास में प्रारंभ होता है। इस हरियाणवी नस्ल से संबंधित है। बात करते हैं मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में। ये मेला क्षेत्र कृष्ण 11 क्षेत्र शुक्ल 11 तक लूनी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। थार पाकरण मुखे और जो काकरेज नस्ल है इसकी बिक्री होती है। इसमें थार पाकरण और काकरेज दोनों नस्लों की बिक्री होती है। इसे देसी महीने के अनुसार ये सबसे पहले आने वाला पशु मेला कौन सा है? सबसे पहले आने वाला पशु मेला श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख महोत्सव के बारे में। प्रमुख महोत्सव है इसमें अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में जनवरी फरवरी माह में। अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव बाड़मेर में, ये फरवरी और मार्च माह में। तीज महोत्सव छोटी तीज होती है जो जयपुर में मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। जली बड़ी और सातुड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को। गणगौर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ये चैत्र शुक्ल तृतीया को। कार्तिक महोत्सव है दोस्तों, ये अजमेर में मनाया जाता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को। बेणेश्वर महोत्सव है डूंगरपुर में, ये समय माघ पूर्णिमा को। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, इसका जनवरी में शुरू होता है। हाथी महोत्सव जयपुर में है और ये मार्च को प्रारंभ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पतंग महोत्सव जयपुर में, जिसमें देखिए जोधपुर जैसलमेर तक जनवरी में मनाया जाता है। ये 3 है, जयपुर जोधपुर जैसलमेर में पतंग महोत्सव होता है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में, ये वर्ष में 4 बार लगता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, ये अप्रैल में लगता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, ये अक्टूबर में लगता है। शरतकालीन महोत्सव है माउंट आबू में, ये नवंबर माह में लगता है। ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू में, ये मई माह में लगता है। शेखावटी महोत्सव शुरू में सीकर में है, शुरू और सीकर दोनों में, झुंझुनू में भी है, ये फरवरी माह में लगता है। बात करते हैं अंतिम में व्रज महोत्सव, ये भरतपुर में और ये फरवरी में लगता है। राजस्थान के मेले के बाद हम बात करते हैं राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोलियां मारवाड़ी बोली है। ये कुवलिया माला में, जिसे भाषा में मरु भाषा कहा जाता है, ये मरु भाषा के नाम से जानी जाती है। मारवाड़ी वो मारवाड़ी है, ये प्राचीन नाम से मरु भाषा है जो प्राचीन राजस्थान में प्रधान बोली जाती है। ये आरंभ काल की 8वीं सदी मानी जाती है, 8वीं सदी में ये आरंभ हुई है। जिसमें विस्तार जोधपुर बीकानेर जैसलमेर पाली नागौर जालौर और सिरोही जिले में तक ये फैली हुई है। यह विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ये तो भाषा तो अब जोधपुर के आसपास बोली जाती है। मारवाड़ी साहित्य के रूप में इसे डिंगल कहा जाता है। मारवाड़ी के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? डिंगल। मारवाड़ की बोलियां और उपबोलियां जिसमें मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, खेराड़ी, नागौरी और जिसमें देवड़ा घाटी और गोड़वाड़ी आदि भाषा मारवाड़ी भाषा के रूप में बोली जाती है। बात करते हैं मेवाती।
मेवाती भाषा है जो उदयपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ी भाषा है, मेवाड़ भाषा बोली जाती है। यह भाषा मेवाड़ी कहलाती है। यह मारवाड़ के बाद राजस्थान के महत्वपूर्ण बोली है और ये विकसित शिष्ट रूप में 12वीं से 13वीं सदी में मिलती है। 12वीं और 13वीं सदी में ये मिलती है। लोक साहित्य का विपुल भंडार महाराणा कुंभ द्वारा रचित नाटक इस भाषा में है और जिसमें धावड़ी उदयपुर में ये एक बोली है। धावड़ी उदयपुर में भी ये बोली बोली जाती है। बात करते हैं बागड़ी बोली। बागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में प्राचीन नाम बागड़ था। वहाँ भाषा में बागड़ी कहलाती है जिस पर गुजरती का प्रभाव अधिक है। इसमें देखिए डॉक्टर ग्रेनाइट इसे भीली भी कहते हैं। इसे ग्रेनाइट ने इसे भीली भी कहा है। बागड़ी भाषा को भीली भाषा भी कहा जाता है। मेवाड़ की दक्षिणी भाग में दक्षिणी अरावली के प्रदेश और जिसमें मालवा के पठार के क्षेत्र में बोली जाती है और भील बोली इसकी सहायक बोली है। भील बोली है जो इसकी सहायक बोली मानी जाती है। अब बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी मारवाड़ की उपबोली है। मारवाड़ की बोली है जो शेखावाटी है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू सुरू जिले क्षेत्र में प्रयुक्त ये बोली बोली जाती है। यहाँ पर मारवाड़ी ढूंढाड़ी पर्याप्त भाषा में दृष्टि गोचर भी मानी जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी भाषा बोली जाती है। अब पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां इसमें हम बात करते हैं ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी उत्तर जयपुर के छोड़कर शेष जयपुर किशनगढ़ टोंक लावा अजमेर मेरवाड़ के पूर्वांचलों में प्रयुक्त की जाने वाली ये बोली ढूंढाड़ी कहलाती है। ये गुजराती मारवाड़ी वज्र भाषा और जिसे प्रभाव सामान्य रूप से मिलता है और ढूंढाड़ी में गद्य और पद दोनों की प्रचुर साहित्य रचना भी हुई है। और दोस्तों ये बोली है इसे जयपुरी या झाड़साई भी कहा जाता है इस बोली को। और ये प्राचीन उल्लेख में 18वीं सदी में 8 देश गुजरी पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। बात करते हैं तेरावाटी। तेरावाटी झुंझुनू जिले में के दक्षिण भाग में, सीकर जिले के पूर्व दक्षिणी पूर्वी भाग में, जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भाग में तेरावाटी भाषा बोली जाती है। इस भाषा को तेरावाटी कहलाती है तेरावाटी कहलाई है और ये भाषा और काठोड़ी बोली जयपुर के राज्य के दक्षिण भाग में प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ा राजपूत द्वारा शासित होने के कारण कोटा बूंदी बारा झालवाड़ा के क्षेत्र में हाड़ौती कहलाई है। यहाँ पर बोली हाड़ौती बोली कहलाती है। ढूंढाड़ी की उपबोली है और हाड़ौती भाषा है। इसका अर्थ प्रयोग सर्वप्रथम केलांग के हिंदी में ग्रामर के सन 1875 ईस्वी में किया गया था। इसमें वर्तमान की दृष्टि से हाड़ौती राजस्थान के सभी बोलियों के सबसे कठिन समझी जाती है ये बोली और ये इसके कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना है इसी बोली में और सूर्यमल जो मिश्रण है इसकी रचना हाड़ौती बोली में लिखी हुई है। मेवाती जो अलवर और भरतपुर जिले के क्षेत्र में मेव जाति की बहुलता के कारण मेवाती के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर बोली कौन सी बोली कहलाती है? मेवाती बोली कहाँ पर है? अलवर और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। अब बात करते हैं राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। इसके बाद का हमारा टॉपिक है अब राजस्थान की चित्रकला का। चलिए राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला 4 प्रमुख शैलियां हैं। दोस्तों इसमें देखिए राजस्थान की चित्रकला है, इसमें 4 प्रमुख शैलियां हैं। 4 प्रमुख शैलियां का वर्णन मिलेगा आपको। यहाँ पर मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और हाड़ौती शैली, ये 4 शैलियां हैं राजस्थानी चित्रकला। मेवाड़ शैली में उदयपुर, नाथद्वार, चावंड और देवगढ़ है। जोधपुर में बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर है। आमेर जयपुर और इसमें शेखावाटी, अलवर, करौली है। और हाड़ौती जो बूंद शैली है जिसमें बूंदी, कोटा, झालवाड़ा और दुगारी इस क्षेत्र में मानी जाती है। बात करते हैं मेवाड़ शैली। चित्रकला की सर्वाधिक प्राचीन शैली मेवाड़ शैली।
मेवाड़ शैली में विकसित करने वाले महाराणा कुंभा का विशेष योगदान है। महाराणा कुंभा का मेवाड़ शैली में बहुत विशेष योगदान माना जाता है। मित्रों, इसमें चित्र शैली में राजस्थानी चित्र शैली के प्रारंभ मौलिक रूप से मेवाड़ में आरंभिक चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र शून्य ग्रंथ में 1200 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। इस ग्रंथ का चित्रांकन राजा तेज सिंह के समय में हुआ है। इसमें मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ यहाँ पर देखिए सुपाषाण श्रेयस जो पार्श्वनाथ सरितर 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में चित्रित किया गया है और जिसमें केशव की ऋषिया प्रिय तथा इसमें गीत गोविंद जो मेवाड़ शैली है इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है। मेवाड़ शैली के बाद में इसकी प्रमुख विशेषता में वेशभूषा देखिए, सिर पर पगड़ी, कमर में पटका, कानों में मोटी और घेरदार जामा। पुरुष की आकृति मूंछें लंबी, बड़ी आंखें, छोटी कंपाल और इसमें कद और गठीला शरीर। स्त्री आकृति इसमें देखिए चित्रकला है। इसमें देखिए लहंगा, पारदर्शी ओढ़नी, छोटा कद, दिहरी, चंबू की ठुंडी का तिल और जिसमें मछली जैसी आंखें और सरल युवक चेहरा इसमें माना जाता है। इसमें प्रमुख चित्रकार कृपाराम, भेरीराम, हीरानंद, जगन्नाथ, मनोहर और कमलचंद और नसीरुद्दीन और निसारुद्दीन इसके प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इसके प्रमुख चित्र हैं जो रागमाला है, बारहमासा, कृष्णलीला, नायक नायिका, ये इसके प्रमुख चित्र हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली ये चित्रकला की सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। उदयपुर के नौवे पुत्र किशन सिंह ने सन 1609 में अलग राज्य में किशनगढ़ की नींव रखी थी। सन 1609 ईस्वी में किशनगढ़ की नींव उदय सिंह के नौवे पुत्र किशन सिंह ने रखी थी। यहाँ के राजा वल्लभ संप्रदाय के दीक्षित रहे हैं और जिसमें कृष्ण की लीलाओं में साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से भी हुआ है। इसमें देखिए भंवाला, सूरज ध्वज आदि चित्रकारों ने खूब इस चित्र बनाए हैं। किशनगढ़ शैली में धार्मिकता के कारण विश्व प्रसिद्ध हुई है और ये विश्व प्रसिद्ध धार्मिकता के कारण हुई है और जिसमें राज सिंह के क्षेत्र में निहाल चंद चित्रकला का पर प्रबंध भी बनाया गया है। राजा सावंत के काल में किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है और स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? राजा सामंत सिंह काल में किशनगढ़ शैली की दृष्टि से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसे अच्छा चित्रकार था और ये स्वयं एक अच्छा चित्रकार था और धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति था और इसमें दिल्ली में पूरी से लाएगी सोवियत और मन में समाई गई थी और इसे एक चुंदरी के बनी ठनी थी। और बनी ठनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है किशनगढ़ की। चलिए बात करते हैं बनी ठनी चित्रकार के संबंध में। तो इस शैली में प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी है और इस बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ की प्रसिद्ध है, जिसे एरिक डिकेंसन ने भारत में मोनालिसा कहा है और भारत सरकार ने 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। शैली का प्रकाशन लाने के लिए एरिक डिकेंस तथा डॉक्टर फयाज अली को माना जाता है। बात करते हैं बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं सदी में अंत तक माना जाता है। इसमें राव राय सिंह के द्वारा चित्रित भगवत पुराण और जिसमें प्रारंभिक चित्र भी माना जाता है। इसमें बीकानेर के नरेश राय सिंह को मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर उनने कुछ अपने साथ उस्ताद अली राजा और उस्ताद हमीर रुकनुद्दीन थे। इन दोनों ने कलाकारों की कृतियां हैं इसमें चित्राधिकार बीकानेर शैली है इसका उद्भव किया था। यानी कि बीकानेर शैली 16वीं सदी का दो मित्रों अंत में तक इसका प्रभाव था और इसमें उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन इनका प्रमुख योगदान बीकानेर शैली में माना जाता है। अब बात करते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली का जो 1699 से 1743 ईस्वी का युग महाराणा सवाई जय सिंह प्रथम का आता है। इसमें महाराणा सवाई जय सिंह का प्रथम का आता है। इस कला की प्रगति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा है।
सवाई जय सिंह ने अपनी राजचिन्हों कोष, जिसमें राजबर्रा वस्तुएं, कला एवं खजाने, साज समाज आदि सही ढंग से रखने एवं संचालित करने के लिए जिसमें सतुष कारखाने की भी स्थापना की गई थी। सूरत खाना भी एक था जिसमें चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे और इस समय में रसिका प्रिय, कवि प्रिय, गीत गोविंद, बहारे मासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ है। ये सभी चित्र मुगलिन प्रभाव लिए गए हैं और इसमें दरबारी चित्रकला मोहम्मद शाह और साबीराम थे। और इसमें चित्रकला कौन कौन से चित्रकार थे? एक मोहम्मद शाह था, दूसरा साहिब। अब बात करते हैं राजस्थान के आधुनिक प्रमुख चित्रकार कौन है? भूर सिंह शेखावत। बीकानेर निवासी भूर सिंह को जनजाति का सितेरा कहा जाता है। गोवर्धन लाल बाबा है जो काकरोली राजसमंद के भीलों का सितेरा कहा जाता है। जगमोहन माथोड़िया जो जयपुर के हैं स्वातों का सितेरा कहा जाता है, श्रवानों का सितरा। और बात करते हैं परमानंद चोइल को कोटा का है जो भैंसों का सितेरे का नाम से प्रसिद्ध है। सौभाग्यमल गहलोत जयपुर के पक्षी प्रेमी गहलोत और नीड़ का सितेरा भी कहते हैं इसे। और राम गोपाल विजयवर्गीय जो 1984 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाला प्रथम चित्रकार व्यक्ति था। मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री ने सर्वप्रथम महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। अब राजस्थान की चित्रकला के बाद अब बात करते हैं राज्य प्रमुख किले और स्मारक। राजस्थान किले और स्मारक में हम बात करते हैं आमेर फोर्ट, आमेर का किला। ये किला आपको नजर आ रहा है, ये किला आमेर का किला है। तो किलों में सबसे पहले किला के बारे में हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला उपनाम किलों का सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है। राजा का गौरव, मालवा का प्रदेश द्वार, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि चित्तौड़ का किला किन किन नामों से प्रसिद्ध है? सिरमौर, किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रदेश द्वार और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ये चित्रकूट पहाड़ी मेसा का पठार में है। इसका आकार व्हेल मछली के जैसा है, व्हेल मछली होती है इसकी तरह इसका किले का आकार है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें आज तक खेती की जाती है। इसका निर्माता चित्रांग मौर्य ने पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया था। निर्माण तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था पर पुनः निर्माण कुंभा ने करवाया था। राजस्थान का गौरव चित्रकूट दुर्ग, जिसमें प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किले में स्थित निर्माण कौन कौन से है दोस्तों? इसमें पद्मनी महल, कुंभ श्याम मंदिर, आमजा माता मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, रैदास की छतरी, बनवीर दीवार, श्रृंगार चवरी, नवलखा भंडार जो संग्रहालय है, कलाजी राठौड़ की छतरी, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ इसमें सम्मिलित है। इस दुर्ग के साथ प्रवेश द्वार भी है। इसमें महत्वपूर्ण 3 शाखे हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी एवं नवरंग सिंह युद्ध के समय बनाया गया था। दूसरा शाखा 1537 ईस्वी में जो बहादुर शाह विक्रमादित्य के मध्य युद्ध के समय दूसरा शाखा बनाया था। तीसरा शाखा 1566 ईस्वी में अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था उस समय बनाया था। इस दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ इस चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। कर्नल जेम्स डॉड ने कुतुब मीनार का बेहतर इमारत मानी है। और जो कर्नल जेम्स डॉड है जैसे उसने कुतुब मीनार से भी बेहतर इमारत चित्तौड़गढ़ का किला माना है। अब बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण 1443 ईस्वी से 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन। इस दुर्ग का निर्माण शिल्पी मंडन में देखरेख में हुआ था। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किमी लंबी दीवार है। कट्टारगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। मेवाड़ की आंख भी कहते इसे।
1940 में महाराणा प्रताप का जन्म यहीं हुआ था। महाराणा कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि ये बुलंद पर बना हुआ है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। इस दुर्ग में उदय सिंह ने पालन पोषण और जिसमें राज्य अभिषेक भी हुआ है यहाँ पर उदय सिंह का। कर्नल जेम्स टॉड ने इस दुर्ग को एटुक्स की उपाधि भी दी थी। इसका निर्माण कुंभा ने अपनी महारानी के लिए करवाया था। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ भी इस किले की दीवार पर चल सकते हैं। बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ किला। जोधपुर में निर्माण 1460 ईस्वी में राव जोधा ने इस किले का निर्माण करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में ज्योतिषी गणपत दत्त ने ज्योतिषी परामर्श पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को 12 मई 1459 ईस्वी शनिवार को राजाराम मेघवाल में जीवित ही गाड़ दिया था। इसको राजाराम मेघवाल को जीवित गाड़ा गया था और फिर इस पर राजाराम ने सहर्ष के लिए आत्म त्याग एवं स्वामी भक्ति और इसमें राव जोधाजी राठौड़ है, राव जोधाजी राठौड़, जिसने वंशज मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सुर सागर में कुछ भूमि दी थी। वहाँ पर आज भी राजबाग के नाम से ही वो भूमि प्रसिद्ध है। होली के त्योहार पर मेघवालों का गैर के किले में गांजे से बने हुए अधिकार भी माने जाते हैं। राव जोधा ने जोधपुर के राजा रणमल को 100 संतान हुई थी, जिसमें से वे जोधपुर के 15वें शासक थे। इसमें दोस्तों एक विशिष्ट घटना हुई थी। 13 सितंबर 2008 को नवरात्रा के पहले ही दिन राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में मंगलवार के तड़के मची एक हड़कंप मची थी, जिसमें 150 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 50 अन्य घायल हुए थे। घायलों में से 4 की हालत गंभीर थी। इसके पूर्व 200 लोग मरने की खबर थी। बात करते हैं रणथंभौर का किला। बीहड़ वन और दुर्गम घाटियों के मध्य अवस्थित गिरि दुर्ग तथा अपना नौसैनिक सुरक्षा व्यवस्था, विशिष्ट सामरिक स्थिति और सुदृढ़ संरचना के कारण इसे अजय दुर्ग समझा जाता है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर के बारे में अबुल फजल ने लिखा था कि दुर्ग पहाड़ियों के प्रदेश के बीच में स्थित। लोग कहते हैं अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, परंतु ये एक बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है। ये कैसा दुर्ग कहलाता है? बख्तरबंद। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने। नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया प्रमुख प्रवेश द्वार इसमें है। इसमें दुर्ग में हमीर महल है, सुपारी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, जिसमें बादल महल, जोला भोरा, 32 खंभों की छतरी इस दुर्ग में स्थित है। रनिहार तालाब और इसमें पीर सदरी की दरगाह, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जैन मंदिर और इसमें प्रसिद्ध त्रिनेत्र जो गणेश जी का मंदिर है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। जुलाई 301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर हमला कर दिया था। हमीद सोहान ने केसरिया करने की ठानी और शत्रु की सेना में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। यानी हमीद सोहान जुलाई 301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से रणथंभौर पर हमला किया था। इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण राव जैसल ने 1155 में किया था। ये त्रिकुट पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें दोस्तों मित्रों 99 बुर्जे हैं। इसमें 2.5 शाखे का परिणाम भी मिलता है। इस पर 2009 में दोस्तों डाक टिकट भी जारी की गई है। इस दुर्ग के बारे में कहा गया कि इस तक पहुंचने के लिए पत्थर के टांगे चाहिए। बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग, यानी टांगे जो पैर हैं वो पत्थर के चाहिए। इस दुर्ग के पहुंचने के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण 16वीं शताब्दी में मानसिंह ने करवाया था। वर्तमान में स्वरूप सवाई जय सिंह ने
दिया, इसका स्वरूप जो भाई जयसिंह ने दिया था, इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप इस दुर्ग में स्थित है। एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप खाना की कारखाना है, तोप का कारखाना भी इस दुर्ग में स्थित है। इसमें एक दुर्ग विजयगढ़ी भी स्थित यहाँ पर है। बात करते हैं गागरोन दुर्ग। ये दुर्ग का निर्माण 7वीं और 8वीं शताब्दी में डोडा राजपूत ने करवाया था। इस दुर्ग में पीपा की छतरी स्थित है। इसे बिना नींव पर चट्टान पर खड़ा ये दुर्ग है और इसमें 2 शाखे हैं। इसमें दोस्तों कितने शाखे बनाए हुए हैं? 2 शाखे बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण किले और स्मारक पर। एक क्विज बनती है, क्विज पर नजर डाल देते हैं। क्विज में पहला प्रश्न है कि जिसमें तुलजा भवानी का मंदिर, रेदास की मूर्ति, आकर्षण 9 मंजिल, कीर्ति स्तंभ, बेड़स गंभीर नदी के संगम पर मैसा के पठार में अवस्थित ऐसा दुर्ग नाम आप किसका लेना चाहेंगे? इस प्रकार का पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ऐसे ये सब चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित हैं। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। 36 किमी लंबी दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं और ऐसी दीवार किस दुर्ग के आकर्षण केंद्र है? कुंभलगढ़ दुर्ग। मिट्टी का परकोटा होने के कारण लॉर्ड लेक किस दुर्ग की बारूद को उड़ाने में असफल रहा था? भरतपुर का दुर्ग है जो लॉर्ड लेक जिसने बारूद से इस दुर्ग को उड़ाने में असमर्थ रहा था। नागौर के किला मजबूत के लिए जाना जाता है, तो कौन सा किला अद्भुत शिल्पकार के लिए जाना जाता है? जूनागढ़ का किला। अब बात है जौहर और साका में क्या अंतर है? यह प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने सुने हैं। जौहर है महिला द्वारा जिंदा जलना। साका का मतलब है महिला द्वारा जिंदा जलना। पुरुषों द्वारा केसरिया पहनकर लड़ने और युद्ध में उतरकर वीर गति को पाना ही साका कहलाता है। राजस्थान में किले स्मारक के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की हस्तशिल्प। राजस्थान के हस्तशिल्प में मीनाकारी का कार्य सोने के निर्माण में हल्के आभूषणों पर किया जाता है। मीनाकारी जयपुर के महाराणा जो मानसिंह प्रथम लाहौर में अपने साथ लाए थे। प्रतापगढ़ में देखिए मीनाकारी थेवा कला कहलाती है। प्रतापगढ़ में मीनाकारी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। प्रतापगढ़ में कांस पर थेवा कला का कार्य किया जाता है। मीना का काम फाइनेशिया सर्वप्रथम किया गया था। खुदरम सिंह को पद्मश्री से अलंकृत भी किया गया है और मीना कार्य नाथ द्वार के लिए किया जाता है और इसमें मेहनती सोनी, राम प्रसाद सोनी, रामविलास और बेनाराम जगदीश सोनी और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर इसे पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कागज और टेरा वाला अजमेर का प्रसिद्ध है। अजमेर प्रमुख प्रसिद्ध है अलवर का, और सुनहरी टेराकाटा बीकानेर का प्रसिद्ध माना जाता है। रत्न और आभूषण है। आभूषणों में मुगल राजपूत हिंदू शासकों ने राजस्थान के रत्न आभूषणों के निर्माण में विशेष प्रोत्साहन भी मिला है। बात करते हैं लाख का काम कहाँ किया जाता है? जयपुर और जोधपुर में बने आभूषणों की विशेष रूप से चूड़ियाँ, कड़ों, पटनों और सजावटी चीज़ों, खिलौनों, मूर्तियों, हिडोली और जिसमें गुलदस्ते और गले का हार, अंगूठे के लिए प्रसिद्ध है। लाख का काम का अर्थ है जिसमें चपड़ी को पिघलना कर और इसमें साग, लाख, मिट्टी, सिराडा, हल्दी मिलाकर इसे गूंथ कर फिर उसे चीज तैयार की जाती है। लाख की चूड़ियाँ काम जयपुर, करौली और हिडौन में होता है। लाख के आभूषण, खिलौने और कलाकृति वस्तुओं के काम में उदयपुर में होता है और यहाँ पर लाख की बनी चूड़ियाँ मोकाड़ी कहलाती है। लाख से बनी हुई चूड़ियों का क्या नाम है? मोकड़ी क्या है पूछ जा सकते हैं प्रश्न। जयपुर में अयाज अहमद लाख के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अयाज अहमद लाख के कार्य के
अब बात करते हैं ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी चीनी मिट्टी में सफ़ेद बर्तनों पर किए जाने वाले नीले रंग के आकार को ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर काम के लिए विश्व विख्यात है। इसे आगामी पारसी ईरान में हुआ है और इसमें आरंभिक जो मानसिंह प्रथम ने सर्वप्रथम विकसित सवाई मानसिंह ने राम सिंह प्रथम के काल में हुआ है और इसमें सम्मान दीवाने और इस प्रकार प्रसार करना कृपाल सिंह शेखावत के नाम से भी बहुत मान लिया गया है। यानी कि दोस्तों, ब्लू पॉटरी चीनी मिट्टी में सफ़ेद बर्तनों और नीले रंग का अंकन कर बनाया जाने वाला बर्तन ब्लू पॉटरी कहलाता है। यह काम जयपुर विश्वविख्यात माना जाता है। इस काम में जयपुर को विश्वविख्यात माना जाता है और ब्लू पॉटरी करने वाले कृपाल सिंह शेखावत ये ब्लू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार ने पद्मश्री से कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के कारण प्रसिद्ध इसे पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं कपड़े की बुनाई। ऊनी कंबल ईरानी भारतीय पद्धति में कालीन जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर के लिए प्रसिद्ध है। वीना व फारसी गली से बीकानेर के प्रसिद्ध है। नमदे, टोंक और बीकानेर के प्रसिद्ध हैं। और लोई है जो नापासर बीकानेर से प्रसिद्ध है। कोटा डोरना है जो मथुना कोटा के प्रसिद्ध है। मसूरिया है जो कैथुना कोटा और मांगरोल बारा के लिए प्रसिद्ध है। और खेसले जो लेटा जालोर और मेड़ता नागौर के लिए प्रसिद्ध है। दरिया जयपुर, अजमेर और लवाना दौसा और जिसमें सालावाद जोधपुर, टांकड़ा नागौर के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। समड़ा हस्तकला जिसमें नागौरी और मोजड़िया जयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। बिनोटा दूल्हा दुल्हन की जो जूतियों को कहा जाता है और कुशीदा वाली जूतियाँ जो भीनमाल में प्रसिद्ध है। लकड़ी की हस्तकला काष्ठकला ये जैडाना डूंगरपुर, बस्ती, चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बाजोट क्या है? चौकी को कहते हैं बाजोट। कठपुतली उदयपुर का प्रमुख प्रसिद्ध उदयपुर का है। लकड़ी का खिलौना मेड़ता नागौर का प्रसिद्ध है। लकड़ी के गणगौर, बाजोट और कावड़ चौपड़ा ये बस्ती चित्तौड़गढ़ का प्रमुख प्रसिद्ध है। कागज हस्तकला कागज बनाने की कला सारानेर और मातोपुरा की प्रसिद्ध है। पेपर मेसी जो कुट्टी मिट्टी होती है जयपुर के लिए प्रसिद्ध है। कागज के लुगदी कुट्टी और जिसमें मुलाती मिट्टी है गेंद के पेस्ट बनाया जाता है। बात करते हैं तलवार जो सिरोही अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध तलवार मानी जाती है। तलवार है जो सिरोही अलवर और उदयपुर की है। तीन कमान जो चंदूजी गड्ढा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है और जो बोड़ी गामा है जो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख हस्तशिल्प जिसमें सोना चांदी ज्वेलरी स्वर्ण और चांदी के आभूषण जयपुर के प्रसिद्ध हैं। थेवा कला कांच पर किए जाने वाले स्वर्णीय नक्काकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कुंदन कला यह स्वर्ण आभूषणों पर रत्न जड़ाई करना ये कला कहलाती है, ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कोप्तगिरी जो जयपुर और अलवर में फौलाद की वस्तुएं सोनों की तार जड़ाई करना और जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तेहनिसा उदयपुर की प्रसिद्ध, अलवर की प्रसिद्ध है और इसमें डिजाइन की गहरा करने और तार की जुड़ाई करने का कार्य तेहनिसा कहलाता है। संगमरमर पर हस्तकला मार्बल की मूर्तियां जयपुर, थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। रमकड़ा जो गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, जो सॉफ्टवेयर की तरह सी वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख हस्तकला लाख की चूड़ियाँ जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। लाख के आभूषण उदयपुर के लिए प्रसिद्ध है। हाथी दांत है, हाथी दांत की वस्तुएं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर और पाली की प्रसिद्ध है। दांत में चंदन की खुदाई, घिसाई और पिटाई जयपुर के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। गोल्डन प्रिंट जो कुमासा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, यहाँ पर पोमसा जयपुर का प्रसिद्ध है। पीले रंग की ओढ़नी का प्रमुख प्रसिद्धि है और फिर जो जाजम प्रिंट है जो चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। डाबू प्रिंट जो अकोला चित्तौड़गढ़ की। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यहाँ प्रिंट क्या कहलाती है, अजरक प्रिंट क्या है,
लाल एवं नीले रंग के ओढ़नी पर प्रमुख प्रसिद्धि के कारण। मलिर प्रिंट बालोत्र बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये काला और जो कत्थई रंग की लालिमा लिया होता है। बात करते हैं बदाई टाई या डाई रंगाई सफाई के बारे में। चुंदड़ी जोधपुर की प्रसिद्ध कपड़े की छोटी छोटी बिंदियाँ प्रसिद्ध है। कपड़े की बिंदियाँ हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। धनक धनक क्या है? जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। कपड़े की बड़ी बिंदियों के प्रमुख प्रसिद्ध की मानी जाती है। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़ों पर एक तरफ से दूसरी तरफ की धारियाँ होती हैं। मोटड़े जोधपुर के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े पर एक दूसरे से कताई हुई प्रमुख धारियाँ होती है जो मोटड़े कहलाते हैं। बेल और बट्टेदार सफाई जो सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। और फल पत्तियाँ पशु पक्षियों की प्रिंट बरुंग जयपुर के लिए प्रसिद्ध। राजस्थान की ओढ़नियाँ हैं। तार भारत की ओढ़नियाँ आदिवासी महिला ओढ़ती हैं। केरी भारत की ओढ़नियाँ आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। लहर भारत की ओढ़नियाँ आदिवासी महिला ओढ़ती हैं। और जवार भारत की ओढ़नियाँ हैं जो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। तो राजस्थान के हस्तशिल्पों के बाद अब बात करते हैं राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार। राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार जिसमें यादवेंद्र शर्मा चंद्र जिसका उपन्यास है हु गोरी किण पीवरी जोग सजोग, और इसमें सादा सेठानी, खम्मा अन्नदाता, मिट्टी री कलंक, जननी ड्योढ़ी और हजार घोड़ी री सवारी, ढोल कुजली और एक और मुख्यमंत्री। और जो बाद में इसके दौर हैं साहित्यकार तासरो घर, ये नाटक है। जमारी ये कहानी इनकी द्वारा लिखी गई है। बात करते हैं राग्य राघव। इन्होंने अपना उपन्यास लिखा है घरोदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं और अज्जे की आवाज़, और गदल कहानी है इनके द्वारा। मणि मधुकर ने उपन्यास लिखा था पर फेरो, सिंधु सपनौरी तीर, जिसने इन्होंने लिखा है रस गंधर्व जो नाटक है, मणि मधुर ने लिखा है। और खेला पेलामपुर ये इनका नाटक है। विजयदान देता जिसने बिज्जी में उपन्यास लिखा है सासेरो भरम, तिड़ो राव और मारो बदलो। और इसने कहानियाँ लिखा है अलेखू, हिटलर, दुविधा, संभाल और बाताई फुलवारी। ये कहानी विजयदान देथा ने लिखी थी। बात करते हैं शिवचंद्र भरतिया है। शिवचंद्र भरतिया ने उपन्यास लिखा था कनक चुंदर, राजस्थान का पहला उपन्यास है। केश विलास राजस्थान का प्रथम नाटक है। और यहाँ पर नारायण सिंह भाटी ने कविता संग्रह लिखी है साज, दुर्गादास, परमवीर और ओलू मीरा। बरसातरा, डिगोड़ा और डूंगर लागया ये भी इनकी है, भाटी की है। बात करते कनेला सेठिया धोरा, धरती धोरारी, पीथल पाथल और फिर लिटास, मिजर, जमीर और धनी कोण। फिर श्रीलाल नथमण जोशी ने उपन्यास लिखा था आ बेपटकी, एक वण की दो बींद। फिर लिखा है धोरारी सोरी। फिर सबड़ का कहानी संग्रह है इनका। सौ हमीदुल्ला नाटक लिखा है दरी दे, ख्याल और भरमली। भरत व्यास ने रंगीलो मारवाड़, ढोला मरवण और रामू सनड़ा ये इनका नाटक है। जगन्नाथ पुरोहित ने रेंगती या चींटियाँ काव्य कृतियाँ लिखी थी। लक्ष्मी कुमार चुंडावत ने कहानियाँ लिखी है मंजली रात, मुहम्मद बागे, भारतमाली, टाबरोरी बात, शराबी मारी जू। चंद्र प्रकाश देवन ने लिखी थी पागी बोले और माधवी, ये तीन इनकी साहित्य है। सत्य प्रकाश जोशी ने बोली भारमली कविता लिखी है। राधा युद्ध विरास ने काव्य लिखा है। रेवत दास सारण ने लिखा है बरका बीननी। और फिर इन्होंने सेत मनका और उसालो और नेहरू ओल्मो ये इनके साहित्यकार हैं। साहित्यकार के बाद अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ। राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए राजस्थान के प्रमुख संगीतज्ञ जिसमें स्वाई प्रताप सिंह
जयपुर नरेश भाई प्रताप सिंह ने संगीतज्ञ, चित्रकला का प्रकांड विद्वान एवं आश्रयदाता थे। इन्होंने संगीतज्ञ विशाल सम्मेलन करवाकर संगीत में विशेष ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई थी, जिन्होंने लेखन में राजकवि देवोबी वज्रपाल भट्ट महत्वपूर्ण योगदान। राज के दरबार में 12 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं मंडनवर्धन विषयी थे। इनके दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं विद्वान जो इनकी एक मंडली होती थी वो सम्मिलित थी सवाई प्रताप सिंह की। बात करते हैं महाराणा अनूप सिंह। बीकानेर के शासक महाराणा अनूप सिंह स्वयं एवं विधा अनुरागी विद्वान संगीतज्ञ सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट इनके दरबार में थे। पंडित विष्णु दिगंबर इन्होंने महाराष्ट्र के संगीतज्ञ महत्वपूर्ण संगीत हैं। पंडित विष्णु नारायण इन्होंने संगीत सुधारक एवं प्रसाद। इनका जन्म 1830 ईस्वी में हुआ था। पंडित उदय शंकर ने उदयपुर में उदय शंकर प्रसाद कहावली नर्तक भी किया था। पंडित रविशर ने मेवाड़ के बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खां के प्रसूत शिष्य प्रख्यात नर्तकीकार पंडित उदय शंकर ने अनुज पंडित रविशंकर वर्तमान में विश्व शीर्ष स्तर सितारा वादक माना जाता है। विश्व का शीर्ष स्तर विचारक माना जाता है। बात करते हैं राजस्थान के संगीतज्ञ के बाद राजस्थान के लोक नाटक। तो राजस्थान के लोक नाटक सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नाटक के बारे में। ये फर्स्ट भाग है। फर्स्ट भाग में हमने जाना कि राजस्थान के लोक एवं लोक नाटक के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अब तक हमने जाना कि राजस्थान के लोक नाट्य से पहले इनके संगीतज्ञों के बारे में जाना, आधुनिक साहित्यकार के बारे में जाना, हस्तशिल्प के बारे में जाना, प्रमुख किले और स्मारक के बारे में जाना, राजस्थान की चित्रकला, क्षेत्रीय बोलियां और मेले एवं लोक नृत्य के बारे में और राजस्थान की संस्कृति के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया। अगले बी पार्ट में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नाटक, राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के पर्व, राजस्थान के लोक संगीत और इसके दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं। फिर हम दार्शनिक स्थल के बारे में जानेंगे। जानने के बाद महिलाओं का व्यक्तित्व और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, फिर राजस्थान के लोक देवता के बारे में और उनके राजस्थान के संत के बारे में। अगले वीडियो में हम राजस्थान की कुलदेवी और फिर राजस्थान की जनजातियों के बारे में, राजस्थान की रीति रिवाज और साहित्य का संग्रहालय और फिर उनकी राजस्थानी परंपरा, राजस्थान के दुर्ग, सत्रियाँ और फिर महल और हवेलियाँ और वाद्य यंत्र और आभूषणों के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बी पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, देखना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम और आपके लिए किस विषय की PDF तैयार करवाएं। इन सभी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।